गुड मॉर्निंग बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें 9th लेक्चर चल रहा है। इस चैप्टर का हमारा टॉपिक चल रहा था रेंट फ्री एकोमोडेशन, और रेंट फ्री एकोमोडेशन में हमारा सब टॉपिक है इस टाइम एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन ए होटल। होटल में रहने का स्थान। यदि कोई एम्प्लॉयर, कोई नियोक्ता, चाहे वो सरकारी हो और चाहे वह गैर सरकारी हो, अपने कर्मचारी को होटल में रहने की सुविधा देता है, तो यह सुविधा का जो मूल्यांकन है वो इस प्रकार करेंगे। यदि एकोमोडेशन इसलिए दिया गया है किसी भी कर्मचारी को कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया, उसकी ट्रांसफ़र की गई है, तो ऐसी स्थिति में होटल में रहने की जो अवधि है वो 15 दिन से अधिक नहीं है, तो ऐसी दशा में अनुलाभ जो है, जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट है, वो नील माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। यदि अन्य केसेस में कोई एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया गया है तो अनुलाभ का मूल्य उस कर्मचारी की जिस अवधि में वो है रहा है, जिस अवधि में कर्मचारी को होटल में रहा है, उस अवधि के वेतन का 24% या होटल में दी गई राशि या देय राशि दोनों में जो कम है वह उस सुविधा का मूल्यांकन माना जाएगा। रिपीट करते हैं, अन्य दशा में होटल में रहने के अनुलाभ का मूल्य उस अवधि वेतन का 24% या जो अवधि उस अवधि के होटल के बिल दोनों में जो कम है वही अनुलाभ का मूल्य माना जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि वेतन का जो 24% हमने बोला है, सैलरी का मीनिंग वहाँ पर उस अवधि, जिस अवधि में कर्मचारी को होटल में रहा है, उस अवधि के वेतन का 24% ही लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह बात ध्यान देने योग्य है कि यदि किसी कर्मचारी से होटल में रहने के संबंध में यदि कोई राशि वसूली गई है, उसे चार्ज की गई है, तो ये जो मूल्यांकन हमने उपरोक्त किया है इसमें से यह राशि भी घटा दी जाएगी, और जो बची राशि है वही राशि ही अनुलाभ का मूल्य कहलाएगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। मिस्टर मोहित कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड इन मुंबई and stayed in hotel for 25 days, और after that employer shifted him in accommodation. रूम रेंट इन होटल एट द रेट ऑफ 1200 रुपये पर डे है, और सैलरी फॉर वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 4,55,000 है। एम्प्लॉयर रिकवर्ड ₹200 पर डे फ्रॉम मिस्टर रैक्स रिगार्डिंग द स्टे ऑफ द होटल। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि चूंकि 15 दिन से ज़्यादा हो गया है, इसीलिए यहाँ पर मूल्यांकन की जो होगा टैक्सेबल होगा। पहली बात तो हमें 25 दिन रहे हैं ये, तो मिस्टर मोहित 25 दिन का ही उनका हम निकालेंगे। 4,55,000 इनकी पूरे वर्ष की वेतन है। इसको 25/365 कर हम 31,164 हमारे 25 दिन की सैलरी आई। इनका एक्चुअल रूम रेंट 1200 इंटू 25 है, 30,000 हो गया। तो 24% ऑफ 31,164 या 30,000 दोनों में जो कम है, तो 31,164 का 24% है 7,479, और 30,000 दोनों में जो कम है वो है 7,479। वही वैल्यू ऑफ वैल्यूएशन माना जाएगा। इसमें से लेस कर दीजिए अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स 5,000, तो कम कर दिया 7,479 माइनस 5,000 बराबर 2,479 वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन माना जाएगा। अगला है एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट। इसका अर्थ होता है कि जब कर्मचारी को उसके कार्यस्थल पर
उसके कार्यस्थल पर रहने की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसा सामान्यतः जैसे माइनिंग साइट्स होती हैं और ऑफशोर साइट्स होती हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए जो साइट्स होती है वहाँ पर, या प्रोजेक्ट की साइट्स होती है वहाँ पर कर्मचारी को रहने की सुविधा दी जाती है। लेकिन यह सुविधा का मूल्य शून्य माना जाएगा यदि वह रिमोट एरिया में है स्थित है, पहली शर्त। दूसरी बात है, मकान जो है वो जो भी सुविधा है वो अस्थायी प्रकृति की है, आपने देखा होगा अस्थायी प्रकृति का बना देते हैं। और तीसरी बात, 800 वर्ग फुट से बड़ा नहीं होना चाहिए और नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं से कम 8 किलोमीटर दूर होना चाहिए, तभी मूल्यांकन शून्य माना जाएगा। अगला केस है एकोमोडेशन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। जब कर्मचारी का स्थानांतरण कर दिया जाता है तो यहाँ वाले स्थानांतरण में एक बात है कि वह होटल में नहीं ठहरा है। वह अगर दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर हुआ तो दिल्ली में भी उसको एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया गया था, और जब वो मुंबई गया तो मुंबई में भी उसे एकोमोडेशन प्रोवाइड कराया गया। अर्थात दोनों स्थानों पर, दोनों स्टेशंस पर उसे मकान की सुविधा प्रदान की गई। ऐसे मूल्यांकन के नियम बारे में कुछ नियम हैं, ध्यान रख से समझिए। अगर वो 90 दिन तक दोनों एकोमोडेशन रखता है तो किसी एक एकोमोडेशन का मूल्यांकन ही टैक्सेबल होगा। आपको प्रश्न है कि कौन सा मकान का मूल्यांकन टैक्सेबल होना चाहिए, तो जवाब है जिस एकोमोडेशन का मूल्यांकन कम होगा वही उसके लिए टैक्सेबल होगा। मैं पुनः बताता हूँ, 90 दिन तक रखता है अगर दोनों एकोमोडेशन तो केवल उस मकान का मूल्यांकन माना जाएगा जिसका मूल्यांकन कम है। लेकिन यदि 90 दिन से अधिक रखता है तब ऐसी स्थिति में दोनों स्थानों पर जो उसके मकान हैं उनका मूल्यांकन किया जाएगा और दोनों ही टैक्सेबल कर दिए जाएंगे। आगे देखिए अब आप, मिस्टर एक्स इज वर्किंग इन एसी लिमिटेड, बेसिक सैलरी 30,000 पर मंथ है, डियरनेस अलाउंस 10,000 पर मंथ है। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड रेंट फ्री हाउस एट प्लेस with the population of 4 lakhs which is owned by the employer himself. He was transferred to other place where the population is 13 lakhs. तो पहले वाला शहर तो 7.5% में आ गया और दूसरा शहर आपका 10 लाख से ज्यादा है, 10% की कैटेगरी में आ गया। 1/11/2019 को ट्रांसफर किया गया और मकान भी प्रोवाइड किया। एकोमोडेशन वाज इज प्रोवाइडेड फॉर विच एम्प्लॉयर पेड 2,000 पर मंथ। मतलब पहले वाला मकान जो था ओन बाय एम्प्लॉयर था और बाद वाला मकान जो है उसके लिए एम्प्लॉयर ने 2,000 रुपये महीना किराए पे दिया। तो क्वेश्चन का वर्किंग नोट किस स्टाइल से बनेगा ये ध्यान से समझने की चेष्टा करें। ध्यान दें प्लीज। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। तो पहले 1 अप्रैल 2019 से 31/10/2019 तक की अवधि को देखें। वहाँ उसके पास पुराना जगह थी, पुराने स्थान पर उसकी बेसिक सैलरी, क्योंकि मकान ओन बाय एम्प्लॉयर है तो ओन बाय एम्प्लॉयर के केस में मैंने आपको बताया था कि शहर की आबादी 4 लाख दी है क्वेश्चन में, तो 7.5% ऑफ द सैलरी इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परकेजिट होगा। तो बेसिक सैलरी 30,000 इंटू 7 2,10,000, उसका 7.5% 15,750। फिर 1/11/2019 से 31/1/2020 तक, 1/11/2019 से 31/1/2020 तक पुराना प्लेस है, वहाँ बेसिक सैलरी 30,000 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पर दोनों मकान उस अवधि में उसके पास रहे तो इस अवधि में 90 दिन तक वह 2 मकान रख सकते हैं, अर्थात नवंबर, दिसंबर, जनवरी। इस अवधि में दोनों मकानों में से जिस मकान का मूल्यांकन कम होगा वही टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज मानी जाएगी उस अवधि के लिए। तो बेसिक सैलरी 30,000 इंटू 3 90,000,
ओल्ड प्लेस के लिए निकालते हैं 7.5% ऑफ 90,000 6,750। नए मकान नया प्लेस पे जो 1/11/2019 से 31/1/2020 तक मिला, उसमें बेटा बेसिक सैलरी 30,000 इंटू, वहाँ रूल क्या कहलाता है, क्योंकि मकान किराए पर लेके दिया गया था, तो रूल कहता है कि रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी दोनों में जो कम है। यहाँ बेसिक सैलरी 90,000 हो गई, 90,000 का 15% 13,500 हो गया। रेंट पेड 2,000 इंटू 3 उस अवधि का ही 6,000 हो गया, दोनों में जो कम है 6,000। तो 1/11/2019 से 31/1/2020 तक ए और बी दोनों में जो कम है 6,000 और 13,500 दोनों में जो कम है, वही वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट माना जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पहली बात तो यह है कि 13,500 और 6,000 दोनों में जो कम है 6,000। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, 13,500 और 6,000 दोनों में जो कम है 6,000 वैल्यू ऑफ परक्विजिट माना जाएगा। अब उसमें रूल क्या कहता है कि जो पुराना मकान है और नया मकान, नया स्थान दोनों में जो कम है वो माना जाएगा। अर्थात 6,000 और 6,750 दोनों में जो कम है 6,000। मूल्यांकन करते समय बहुत बारीकी से समझना है इस बात को। तो 6,000 हमारा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा इस अवधि का। मैं पुनः बोल रहा हूँ, पहले हमें पुराने स्थान के मकान का मूल्यांकन निकालना है और फिर नए स्थान का मूल्यांकन निकालना है। नए स्थान का मूल्यांकन चूंकि किराए पर लेकर दिया गया है, इसलिए दोनों में जो कम वाली स्थिति थी वो ली 6,000। फिर पुराने स्थान और नए स्थान पे जो कम वैल्यू है वो टैक्सेबल होगी, वो होगी 6,000, रेड कलर से दिखाया जा रहा है। तो ये इस अवधि का मूल्यांकन हो जाएगा। अब आए 1 फरवरी 2020 से 31/3/2020 तक पुराने मकान का भी मूल्यांकन होगा, नए मकान का भी मूल्यांकन होगा। उस अवधि की मतलब फरवरी और मार्च की सैलरी हो गई 60,000। 60,000 का 7.5% 4,500 टैक्सेबल हो जाएगा। सही है। और 1 फरवरी 2020 से 31/3/2020 तक नए प्लेस पर बेसिक सैलरी हो जाएगी 60,000, 15% ऑफ 60,000 9,000, और रेंट पे 4,000 दोनों में जो कम है 4,000। तो 4,000 ये भी टैक्स है। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस पहले 15,750 पुराने नए मकान स्थान पर, 6,000 उस अवधि की जो दोनों में कॉमन था, 4,500 बाद वाली अवधि का पुराना मकान टैक्सेबल हो गया, बाद वाली अवधि में नए स्थान भी टैक्सेबल हो गया। टोटल वैल्यू ऑफ परचेज 30,250 होगी। अब अगर मान लिया हमें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी करनी हो तो कैसे करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी करनी है तो हमारा बेसिक सैलरी 30,000 इंटू 12 3,60,000, डियरनेस अलाउंस 10,000 इंटू 12 1,20,000, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस वर्किंग नोट में भी हमने निकाली है 30,250। तो टोटल ग्रॉस सैलरी हो गई 30,250। टोटल ग्रॉस सैलरी हो गई जोड़ने 30,250 जोड़ने के बाद 5,10,250। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 है 50,000। 5,10,250 में से 50,000 घटा दिए तो टैक्सेबल सैलरी होगी 4,60,250। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक एम्प्लॉयर ने एक मकान किराए पर लिया और ये केस है और उसने ये मकान आधा आधा अपने 2 कर्मचारियों को दे दिया, तब किस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे। एन एम्प्लॉयर टुक ए हाउस ऑन रेंट एट द रेट ऑफ 25,000 पर मंथ and allotted half house to Mr. Abhimanyu and rest half house to Mr. Badri Prasad for residential purpose. The basic annual salary of Mr. Abhimanyu is 5 lakhs and Mr. Badri Prasad is 9 lakhs. Dearness allowance is 60% of basic and forming part of salary. Dearness allowance की विशेषता बताइए कि 60% बेसिक का मिलेगा और ये भी पार्ट ऑफ सैलरी माना जाएगा। कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। तो मिस्टर अभिमन्यु के लिए आधा आधा मकान की बात करें, किराए पर लिया गया है, तो रूल क्या कहता है। रूल कहता है 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लोअर। रेंट हाफ मकान का हो गया 1,50,000। सैलरी अभिमन्यु की हो गई 5 लाख प्लस 60% ऑफ 5 लाख बराबर 8 लाख। तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस हो जाएगा 8 लाख का 15% 1,20,000 और 1,50,000। दोनों में जो कम है वह टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट माना जाएगा। अब बद्री प्रसाद के लिए देख लें हम
तो बद्री प्रसाद का हमारा हो जाएगा रेंट ऑफ हाफ हाउस 1,50,000 ही है। बद्री प्रसाद जी की सैलरी है 9 लाख जमा 60% ऑफ 9 लाख 14,40,000, 15% ऑफ सैलरी 14,40,000 का 2,16,000 और 1,50,000 दोनों में जो वैल्यू ऑफ उनके पोर्शन कम क्या है 1,50,000। देखिए 15% ऑफ 14,40,000 होगा 2,16,000 और 1,50,000 दोनों में जो कम है वो हमारी वैल्यू ऑफ परक्रेडिट मानी जाएगी, अर्थात 1,50,000 उनका वैल्यू ऑफ परक्रेडिट। तो अभिमन्यु जी के लिए 1,20,000 है और बद्री जी के लिए 1,50,000 है। अगला प्रश्न देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट getting basic pay 73,000. Employer has provided him rent-free accommodation and the rent determined as per government rule 6,000 per month. तो यहाँ पर एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम फर्नीचर एक्चुअल कॉस्ट 1 लाख, रिटर्न डाउन वैल्यू से कोई मतलब नहीं है 65,000 से। एम्प्लॉयर ने एयर कंडीशनर दिया है, वो भी अप्रैल और मई 2 महीने के लिए। यहाँ पर जो सुविधा है 2 महीने के लिए दी गई है एयर कंडीशनर की, और जिसके लिए 1,000 रुपये रेंट पे किया गया है। तो हमारा हो जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस गवर्नमेंट की 72,000 है, इसमें 10% ऑफ 1 लाख जोड़ दीजिए 10,000। रेंट ऑफ एयर कंडीशनर 2,000 जोड़ दीजिए, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस हो जाएगा 84,000। अगर हमें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी करनी हो इस क्वेश्चन में, तो बेसिक सैलरी हो जाएगी 73,000 इंटू 12 8,76,000। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस 84,000, टोटल ग्रॉस सैलरी 9,60,000। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 9,10,000। अगला इसमें हमारा है एनी सम, तीसरा। हम कह रहे हैं कि अभी तक हमने रेंट फ्री हाउस को पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं एनी सम पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय। यदि एम्प्लॉय के किसी ऑब्लिगेशन का पेमेंट एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है तो वह पेमेंट जो किया गया है वह टैक्सेबल हो जाएगा कर्मचारी के लिए। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समझना होगा कि कोई भी चीज ऑब्लिगेशन कर्मचारी के नाम कब मानी जाएगी। इसका जवाब है कर्मचारी के नाम कोई भी चीज ऑब्लिगेशन तब मानी जाती है जब वह कर्मचारी के नाम में बिल आता हो। जब किसी कर्मचारी के नाम में बिल आता है तो उसे हम यह माना जाता है, उसे ये कहते हैं कि ये ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर होने के पर टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? तो ये ऑब्लिगेशन कब माना जाएगा? जब कोई कर्मचारी के नाम बिल आता है तो ऑब्लिगेशन, भाई आपके नाम बिल आता है तो आप बिल पे करते हैं ना, आप जिम्मेदार हैं। जिसके नाम बिल आता है, कर्मचारी के नाम बिल आता है तो कर्मचारी की ड्यूटी है ना, तो ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय माना जाएगा। तो इसमें पहला है पेमेंट ऑफ एम्प्लॉइज क्लब फॉर होटल बिल्स प्रोवाइडेड, अगर नहीं है एम्प्लॉयर के बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो वो टैक्सेबल हो जाएंगे। इसी तरीके से यदि एम्प्लॉयर ने कोई लोन पे किया है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरीके से एजुकेशन एक्सपेंसेस अगर एम्प्लॉयर ने पे करे हैं तो वो भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएंगे। सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट अगर दिया है तो वो भी फुल्ली टैक्सेबल होगा। अगर एम्प्लॉयर ने कोई इनकम टैक्स पे किया है तो वो भी फुल्ली टैक्सेबल होगा। इसी तरीके से अपने कर्मचारी को बचाने के लिए कोई लीगल एक्सपेंसेस पे किए गए हैं तो वो भी कर्मचारी के लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। चौथा है एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जब मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशन रेट पर, तो जो अंतर है वो अंतर आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आज हमने ये खत्म किया है कि वो परकेजिट्स जो टैक्सेबल हैं सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए। थैंक यू वेरी मच। इनकम टैक्स की क्लास में आपका धन्यवाद। कल हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।